आज का टॉपिक है पब्लिक फाइनेंस एंड फिजिकल पॉलिसी। पब्लिक फाइनेंस का मीनिंग क्या होता है और आज हम लोग समझेंगे कि फिजिकल पॉलिसी जो है क्या होता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पब्लिक फाइनेंस का मतलब होता है कि गवर्नमेंट के रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर को स्टडी करना, उसी को हम लोग बोला जाता है पब्लिक फाइनेंस। इट आल्सो स्टडीज द पब्लिक डेप्ट, चाहे वो पब्लिक डेप्ट को भी स्टडी करना, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन को भी स्टडी करना और फिजिकल पॉलिसी ऑफ इकोनॉमी को स्टडी करना, ठीक है। और जो पब्लिक फाइनेंस है इसको डिवाइडेड किया जाता है 5 सेक्शंस के अंदर पे। पहला कि पब्लिक रेवेन्यू, दूसरा पब्लिक एक्सपेंडिचर, तीसरा पब्लिक डेप्ट, चौथा पब्लिक फिजिकल पॉलिसी और पांचवा जो है फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। तो पहला पॉइंट है पब्लिक रेवेन्यू। पब्लिक रेवेन्यू क्या होता है? इट इंक्लूड ऑल इनकम एंड रिसीप्ट ऑफ गवर्नमेंट थ्रू अ वेरियस सोर्स। गवर्नमेंट का जितने भी रेसिपेंट है इनकम का, ठीक है, मतलब कि गवर्नमेंट जितना कमाता है, गवर्नमेंट के पास जितनी भी सोर्स ऑफ इनकम आ रही है थ्रू द वेरियस सोर्सेस से, उसको हम लोग बोला जाता है पब्लिक रेवेन्यू, ठीक। इट इंक्लूड ऑल इनकम, सारे इनकम जो कि गवर्नमेंट रिसीव्ड करता है बहुत सारे सोर्सेस से। सोर्सेस ऑफ पब्लिक रेवेन्यू जो है, जो भी सोर्स है जो गवर्नमेंट जो इनकम को अर्न करता है, और उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पब्लिक रेवेन्यू। तो जो सोर्स है पब्लिक रेवेन्यू का, उसको डिवाइडेड किया गया है 2 कैटेगरी पे, एक अर्न और दूसरा अनअर्नड रेवेन्यू। अर्न रेवेन्यू क्या होता है? इट इज़ अ काइंड ऑफ रेवेन्यू रिसीव्ड फ्रॉम assured source and kept under complete डिस्पोजल ऑफ गवर्नमेंट ऑनरशिप, ठीक है। इसमें क्या होता है? कंप्लीट जो है गवर्नमेंट डिस्पोजल ऑनरशिप रहता है अर्नड रेवेन्यू में। इट इंक्लूड अ कमर्शियल रेवेन्यू लाइक ए प्रॉफिट ऑफ PSUs, ठीक है, जितने भी पब्लिक सेक्टर के जो कंपनी है, ठीक है, उसका जो है पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज हो गया। तो ये सारी चीज़ जो है किस पे आता है? अर्नड रेवेन्यूज़ पे आता है गवर्नमेंट के, ठीक है। और एक किसके पार्ट है? पब्लिक रेवेन्यू। पब्लिक रेवेन्यू को 2 पार्ट में बांटा है, अर्न और अनअर्नड, ठीक। तो ये जो है PSUs हो गया, पब्लिक यूटिलिटी हो गया, सारे जो है अर्नड रेवेन्यूज़ है। और दूसरा होता है अनअर्नड रेवेन्यूज़, अनअर्नड रेवेन्यूज़। इट इज़ मोबिलाइज्ड बाय द गवर्नमेंट विदाउट एनी contractual obligations to the payoff. It includes the taxes, fines, गिफ्ट, ग्रांट्स। तो ये सारे जो अनअर्नड इनकम है, तो इस जो अर्न और अर्नड इनकम जो है गवर्नमेंट का एक सोर्सेस है पब्लिक रेवेन्यू का, ठीक है। अब हम देखते हैं कि टैक्स रेवेन्यू क्या होता है। जो सरकार जो टैक्स कलेक्ट करता है, कितने टाइप का टैक्स होता है? टैक्स का मीनिंग क्या होता है? हर कोई जो आज के टाइम में टैक्स को पे करता है, ठीक। तो टैक्स जो है 2 टाइप के होते हैं। एक होता है डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स हम लोग उसको बोलते हैं कि डायरेक्ट टैक्स इज दैट विच इज़ बॉन्ड बाय अ पर्सन ऑन होम इट इज़ लाइफ। सरकार जिस भी पर्सनस पे लगाया जाता है वही पर्सन क्या करता है? पे करता है, ठीक है। सरकार जो इस पर्सनस पे लगाया और यही पर्सन जो है सीधे सरकार को टैक्स देती है, उसको बुलाता है डायरेक्ट टैक्स, ठीक। जैसे इनकम टैक्स हो गया, इट इज़ द टैक्स डायरेक्टली ऑन द इनकम ऑफ द पीपल बाय द सेंट्रल बैंक, ठीक है। तो गवर्नमेंट, जैसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, जैसे कि एक कोई पर्सन है, ठीक है। तो इस पर्सन का सपोज कीजिए कि इसका इनकम काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या इस पर इनकम टैक्स लगा दिया कि आपको जो है इतना इनकम टैक्स देना होगा आपकी इनकम में से। तो ये पर्सन जो है कहीं और शिफ्ट नहीं कर सकता है इसके बर्डन को, ठीक है। ये पर्सन क्या करे? सीधे गवर्नमेंट को टैक्स देती है, क्योंकि डायरेक्ट गवर्नमेंट इसके ऊपर टैक्स लगाए और ये सीधे जो है गवर्नमेंट को टैक्स दे रहा है। इसी को बोला जाता है डायरेक्ट टैक्स, जो कि एग्जाम्पल है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स जो इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। और दूसरा होता है कॉरपोरेशन टैक्स हो गया। सिमिलरली इट इज़ द टैक्स ऑन इनकम और प्रॉफिट ऑफ द कंपनीज। कॉरपोरेशन टैक्स जो है जो प्रॉफिट ऑफ द कंपनीज पे लगती है। 1996 में जो है गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस अ मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, जिसको हम लोग मैट बोला जाता है। गवर्नमेंट ने 1996 पे इंट्रोड्यूस किया गया था ऑन कंपनीज पे, जो है कंपनीज के लिए जो बेसिकली ये मैट को इंट्रोड्यूस किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा 1996 पे, विच स्कैप्ड द कॉरपोरेशन टैक्स नेट बाय यूजिंग द प्रोविजंस ऑफ एक्सपेक्टेशन, डिडक्शन, इंसेंटिव, डेप्रिसिएशन एंड सो ऑन। पहले क्या था, कंपनी जो है
जो है अपने इनकम को जो है छुपाता था कि जो उसका एक्चुअल इनकम है उसको नहीं बताता था, ठीक है। तो और टैक्स भी नहीं देता था, तो उसको देखते हुए जो है मैट को इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक। वेल्थ टैक्स हो गया। वेल्थ टैक्स भी क्या है, एक प्रकार का डायरेक्ट टैक्स है। दिस टैक्स इज लिव्ड ऑन द नेट अर्थ ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है, जो कि नेट अर्थ इंडिविजुअल्स के पास कितनी नेट अर्थ है उस पर जब टैक्स लगती है तो उसको डायरेक्ट टैक्स बोला जाता है। दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्स जो है जैसे सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, ये क्या है, इनडायरेक्ट टैक्सेस है। द कमोडिटी विच आर प्रोड्यूस विद इन कंट्री लिव्ड बाय अ सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। कोई भी कमोडिटी जो प्रोड्यूस होती है हमारे नेशंस पे, उस पे क्या लग जाती है, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगती है। हाउएवर द कमोडिटी ऑन विच स्टेट गवर्नमेंट इम्पोज एक्साइज ड्यूटी, फिर अलग अलग जो सामान जो अलग अलग स्टेट पे पहुंचती है तो फिर जो स्टेट गवर्नमेंट है फिर उस पर क्या करते हैं, एक्साइज ड्यूटी लगाती है। जैसे ड्रग्स पे हो गया, ठीक है, ड्रग्स आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम द सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, जो कि ड्रग्स जो है इससे एग्जम्प्टेड है, ठीक है। कस्टम ड्यूटी क्या होता है, इट इज़ द टैक्स इम्पोज्ड ऑन कमोडिटी, जो कि कमोडिटीज़ पे ये टैक्स लगती है, इम्पोर्टेड इनटू इंडिया। अगर कोई भी सामान को अगर आप इम्पोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो उस पर इम्पोर्ट ड्यूटी जो कि कस्टम ड्यूटी लगाई जाती है। और दोज एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया एक्सपोर्ट ड्यूटी, ठीक है। तो दो टाइप के जो यहाँ पे ड्यूटी लगाई जाती है। अगर आप इंपोर्ट करते हैं तो इंपोर्ट के लिए इंपोर्ट ड्यूटी, अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं तो एक्सपोर्ट के लिए एक्सपोर्ट ड्यूटी जो है लगाया जाता है। और ये जो है इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स जो है डायरेक्टली नहीं लगता है, एक शिफ्टिंग यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है, यहाँ पे शिफ्टिंग अवेलेबल है इनडायरेक्ट टैक्स पे। सिंस इम्पोजिंग ड्यूटीज ऑन एक्सपोर्ट रिड्यूस द competitive position of the country, the government to withdraw the export duties. Okay, in recent time there has been a considerable increase in revenue from import duty because heavy import of iron and steel, petroleum product, chemical etc. In the new requirement under the WTO, imports duty will be a only mean to curb the import. हाल ही में जो कि रिसेंट टाइम का जो डाटा है, एक कंसिडरेबल इंक्रीजिंग इन रेवेन्यू, जो कंसिडरेबल जो है इंक्रीज देखा गया हमारे जितने भी इंपोर्ट ड्यूटीज़ पे, क्योंकि हैवी इंपोर्ट हो रहा है आयरन और स्टील पे, पेट्रोलियम प्रोडक्ट का, केमिकल का, ठीक है। तो इन द न्यू रिक्वायरमेंट जो है अंडर WTO की इंपोर्ट ड्यूटी विल बी द ओनली मीन टू कर्व द इंपोर्ट, ठीक है। तो इसलिए इंपोर्ट ड्यूटी जो है लगाना चाहिए ताकि इसको कर्व आउट कर सके इंपोर्ट को, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा इंपोर्ट जो है फिर नेशंस के लिए अच्छी साइन नहीं मानी जाती है। कस्टम ड्यूटी हैड बीन द टारगेटेड रेवेन्यू जनरेटर सिंस इंडिपेंडेंस, बट इन रिसेंट ईयर द एक्साइज ड्यूटी हैज़ ओवरटेकन द कस्टम ड्यूटी हैज़ द लार्जेस्ट रेवेन्यू अर्नर, ठीक है। आज के टाइम में जो लार्जेस्ट रेवेन्यू अर्नर का एक सोर्स है। फिर उसके बाद आता है सर्विस टैक्स, जो कि इनडायरेक्ट टैक्स का पार्ट है, ठीक है। इट इज़ अ टैक्स इम्पोज्ड ऑन अ पर्सन, जो कि पर्सन पे एक टैक्स लगाया जाता है, सर्विस टैक्स, हु हैव्स एनी स्पेसिफाइड सर्विसेज पे, ठीक है। और इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 1994-1995 पे टू एड्रेसेस द asymmetric treatment of goods and services in the tax framework and to widen the tax net को देखते हुए जो इसको लाया गया था सर्विस टैक्स 1994 में, ठीक है। पर्सनस पे लगाया जाता है, ठीक है, जो कि इन सर्विसेज को या फिर इन गुड्स को जो हेर फेरी करता है असिमेट्रिक वे से। द पर्सन ऑफ सर्विसेज लाइबल फॉर टैक्सेशन वाज रेज्ड फ्रॉम 3 in 1994 टू 119 in 2011-12 में। हाउएवर द कॉन्सेप्ट ऑफ लिस्ट ऑफ सर्विस लाइबल ऑफ टैक्सेशन वाज चेंज इन बाय द बजट 2012 में जो है इसको चेंज किया गया था, ठीक है। तो दिस इज द सर्विस टैक्स। उसके बाद आता है वैल्यू एडेड टैक्स, ठीक है, वैट। तो वैट जो है इंट्रोड्यूस किया गया था सबसे पहले फ्रांस पे, क्योंकि पहले क्या होता था कि टैक्स ऑन टैक्स, कैस्केडिंग इफेक्ट का मतलब होता है कि हर सामान पे अगर कोई भी सामान, अगर कोई फैक्ट्री, अगर इंडस्ट्रियलिस्ट है, अगर वो रॉ मटेरियल लिया उस पर टैक्स, फाइनल गुड्स जो है बन के तैयार हो गया,
ठीक है, फिर मार्केट जा रहा है उस पर टैक्स, तो हर चीज़ों पे जो टैक्स पे टैक्स जो है लगती थी। तो उसको देखते हुए जो है कैस्केडिंग इफेक्ट, जिसको हम लोग टैक्स ऑन टैक्स बोला जाता है, कैस्केडिंग इफेक्ट, तो उसी को जो टैक्स ऑन टैक्स ना हो उसको देखते हुए जो वैट को इंट्रोड्यूस किया गया था सबसे पहले फ्रांस पे। सेवरल टैक्स फ्रॉम द रॉ मटेरियल टू द फाइनल प्रोडक्ट इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, वो ये बात बताया गया। इन अ वैट द टैक्स ऑन ऑल इनपुट कैन बी डिडक्टेड फ्रॉम द एक्साइज paid on the output, so taxes are levied on the value added to each stage in the production process। सपोज कीजिए कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट अगर कोई भी प्रोडक्ट को अगर बनाता है, सपोज कीजिए अगर चेयर को अगर बनाया, तो चेयर को बनाने से पहले इंडस्ट्रियलिस्ट जो है उसको रॉ मटेरियल की ज़रूरत हुई होगी, ठीक है, तो रॉ मटेरियल पे जितने भी टैक्स लगाया होगा, ठीक है। अब ये जो फाइनल चेयर जब तैयार हुआ, जब फाइनल चेयर जब तैयार हो गया, तो फाइनल माइनस हो जाएगा इंटरमीडिएट टैक्स, जितने भी हमारे इंटरमीडिएट टैक्स रॉ मटेरियल पे लगी वो माइनस हो जाएगा, ठीक है, तो उसी को बोला था वैट, वैल्यू एडेड टैक्स। वैट सिस्टम ऑफ टैक्सेशन इज अडॉप्टेड इन मोर देन 150 कंट्रीज इंक्लूडिंग द ऑस्ट्रेलिया में भी है, कनाडा में भी है, और इसका एडवांटेज जो वैट का है ओवर any other form of indirect taxes is that it is a shift the tax base toward the point of final consumption from the first point of scale. It thus ensured the tax neutrality of the production decision। VAT was introduced in India 2005, और VAT को जो इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में 2005 पे, और कहीं ना कहीं जो है VAT एक पॉजिटिव साइन है क्योंकि टैक्स न्यूट्रलिटी को बताता है हमारे प्रोडक्शन डिसीजंस पे, ठीक। अब हम देखते हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स क्या होता है। जो इंट्रोडक्शन हुआ था जीएसटी का वुड बी ए सिग्निफिकेंट स्टेप, क्योंकि जीएसटी जो है ना एक पार्ट वैट का ही एक एक्सटेंसिव फॉर्म माना जाता है हमारा जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक। तो सिग्निफिकेंट स्टेप इन द फील्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म्स, जो कि इनडायरेक्ट टैक्स का ही जो एक बहुत बड़ा रिफॉर्म्स है, ठीक है। इन इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इम्प्लीमेंट जीएसटी फ्रॉम 1 जुलाई 2017। हम लोग सब जानते हैं कि 2017 में जो है 1 जुलाई को जो है जीएसटी को इम्प्लीमेंट किया गया था हमारे नेशंस पे, इंडिया पे, ठीक। बाय सबस्यूमिंग अ लार्ज नंबर ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट टैक्सेस इनटू अ सिंगल टैक्स, ठीक है, इसको क्या कर दिया गया, एक सिंगल टैक्स पे जो है तब्दील कर दिया गया, सिंगल टैक्स पे जो है इसको तब्दील कर दिया गया, ठीक है। तो single tax pay, it would mitigate a cascading or a double taxation in a major ways and pave the way of common national market। जैसे हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि ये किसको मिटिगेट किया, कैस्केडिंग इफेक्ट, जो भी डबल टैक्सेशन जो होता था, रॉ मटेरियल पर टैक्स लग गया, ट्रांसपोर्टेशन पर टैक्स लग गया, मार्केट पहुंचा वहाँ टैक्स लग गया, तो हर जगह जो है टैक्स पर टैक्स जो है लगती थी। तो इनडायरेक्ट टैक्स का ही जो एक एक्सटेंसिव फॉर्म है हमारे जीएसटी, ठीक है, और कहीं ना कहीं जो एक पेव द वे फॉर द कॉमन नेशनल मार्केट को जो इंडिकेट करता है। फ्रॉम द कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू द बिगेस्ट एडवांटेज वुड बी इन टर्म्स ऑफ रिडक्शंस इन द ओवरऑल टैक्स बर्डन ऑन गुड्स विच इज करेंटली एस्टिमेटेड एट 25% टू नियरली 30% तक, ठीक। इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू मेक इंडियाज प्रोडक्ट कॉम्पिटिटिव इन डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट। और जाहिर सी बात है जब जीएसटी जब लाया गया तो जो टैक्स ऑन टैक्स अगर कोई भी प्रोडक्ट पे अगर लगती थी पहले, ठीक है, जब जीएसटी से पहले, तो उस सामान के प्राइसेस का दाम क्या होगा, ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। लेकिन जीएसटी के वजह से जो हमारा प्रोडक्ट का दाम जो है वो कम होगा, और उसके साथ साथ जो हमारा क्वालिटेटिव होगा, और जब क्वालिटेटिव होगा तो हमारी जो प्रोडक्ट है वो डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल मार्केट पे कॉम्पीट कर सकेगा। तो कहीं ना कहीं जीएसटी का जो पॉजिटिव साइन यहाँ पे देखने को मिलता है। बिकॉज ऑफ इट्स transparent character it is expected that a GST would be easier to administer, ठीक है, ये कोई एक ट्रांसपेरेंट कैरेक्टर है और एक्सपेक्ट किया जाता है कि जीएसटी को जो हम लोग ईजिली वे से जो एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं। तो कुछ फीचर है जीएसटी का, देखते हैं क्या फीचर्स है जीएसटी का। जीएसटी वुड बी एप्लीकेबल ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स, जीएसटी जो एप्लीकेबल है किस पे, सप्लाई ऑफ गुड्स पे, सर्विसेज पे, एज अगेंस्ट द प्रेजेंट कॉन्सेप्ट ऑफ टैक्स ऑन द मैन्युफैक्चरर्स और ऑन सेल ऑफ गुड्स ऑन प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। ऑलरेडी हम लोग इसको पढ़ चुके हैं, ठीक है।
तो जीएसटी वुड बी अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स एज अगेंस्ट द प्रेजेंट कॉन्सेप्ट ऑफ ओरिजिन बेस्ड टैक्स, ठीक है। जीएसटी जो है डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, किसके अगेंस्ट में है? ओरिजिन बेस्ड टैक्स पे। इट वुड बी अ डुअल जीएसटी, और जीएसटी को जो है दो कैटेगरी पे जो है इसको रखा गया है। एक होता है सेंटर वाला अलग है, और स्टेट जो है अलग है। साइमल्टेनियसली लिवाइंग इट ऑन द कॉमन बेस, ठीक है, और दोनों जो है किसी कॉमन बेस पे जो है लगाता है। जीएसटी टू बी लिव्ड बाय द सेंटर वुड बी कॉल्ड द सी जीएसटी। जब सेंटर के द्वारा कुछ मतलब सम बेसिस जो कॉमन बेस होता है, सेंटर के द्वारा जब कॉमन बेस पे जब टैक्स लगाया जाता है तो उसको बोला जाता है क्या? सी जीएसटी। एंड टू बी लिव्ड बाय द स्टेट, और वैसे स्टेट के द्वारा जो है लगाया जाता है उसको बोला जाता है एस जीएसटी। और दोनों को समअप करके जो हम लोग आई जीएसटी बोला जाता है, इसको हम लोग इंटीग्रेटेड जीएसटी बोला जाता है। वुड बी लिव्ड ऑन एन इंटर स्टेट सप्लाई, जो कि इंटर स्टेट सप्लाई जब हम लोग बात करते हैं तो उसमें आई जीएसटी लगता है, इंक्लूडिंग द स्टॉक ट्रांसफ़र हो गया और गुड्स एंड सर्विसेज का। दिस वुड बी कलेक्टेड बाय द सेंटर सो दैट द क्रेडिट चेन इज़ नॉट डिस्टर्बटेड। और आईजीएसटी को जो है कौन कलेक्ट करता है? सेंटर। क्यों? ताकि जो हमारा जो क्रेडिट है वो डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि अलग अलग अगर स्टेट अगर इसको कलेक्ट करता तो कहीं ना कहीं एक डिस्टर्बशंस आ जाता है हमारे टैक्स कलेक्शंस को। तो इसीलिए जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रखी है हमारे जब भी इंटर स्टेट ट्रांसफ़र होता है गुड्स एंड सर्विसेज का। इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जब भी आप कोई गुड्स को इंपोर्ट करते हैं, वुड बी ट्रीटेड एज इंटरेस्ट सप्लाईज उसको ट्रीटेड किया जाएगा। एंड वुड बी सब्जेक्टेड टू द आईजीएसटी, और उसमें क्या लगता है? आईजीएसटी लगता है। इन एडिशन टू द एप्लीकेबल कस्टम ड्यूटीज़, ठीक है, उसके साथ साथ जो है कस्टम ड्यूटीज़। सेंट्रल जीएसटी जो है सेंट्रल टैक्सेस रिप्लेस्ड बाय जीएसटी, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल ड्यूटीज़ ऑफ एक्साइज। तो देख रहे हैं कि कितने सारे जो यहाँ पे टैक्सेस पहले लगते थे, ठीक है, तो अब उसको सारे रिप्लेस करके जो हम लोगों ने क्या लगा दिया? एक सिंपल सेंट्रल टैक्स हम लोगों ने लगा दिया। वैसे ही स्टेट टैक्स पे पहले वैट हुआ करता था, सेंट्रल सेल्स टैक्स होता था, परचेज टैक्स होता था, एंट्री टैक्स होता था, इंटरटेनमेंट टैक्स होता था, लॉटरीज टैक्स और लॉटरीज एडवर्टाइजमेंट। तो उसको हटा के हम लोगों ने क्या किया? एक सिंगल टैक्स को लाया गया। तो कहीं ना कहीं एक अच्छा पॉजिटिव साइन है। तो सी जीएसटी, सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी और आई जीएसटी जो है वुड बी लिव्ड एट रेट टू बी रिकमेंडेड बाय द गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल, ठीक है। और इसको कौन रिकमेंड करता है? उसके लिए अलग से काउंसिल बनाया गया है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल, विच विल बी चेयर्ड बाय द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। जो इसके चेयरमैन होते हैं विल बी अ फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ स्टेट एट इट्स मेंबर। उसके मेंबर्स क्या होता है? हर स्टेट्स के जो फाइनेंस मिनिस्टर्स होते हैं वो उसके मेंबर्स होते हैं। जीएसटीसी का, गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल का, ठीक है। यही क्या करता है? रिकमेंड करता है कि कितनी टैक्स होनी चाहिए, सीजीएसटी और आईजीएसटी कितनी होनी चाहिए, स्टेट जीएसटी और सेंट्रल जीएसटी कितनी होनी चाहिए, ठीक। जीएसटी वुड अप्लाई टू ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। हर गुड्स एंड सर्विसेज पे जो है जीएसटी लगती है, लेकिन एक्सेप्ट अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशंस, ठीक है। जीएसटी ऑन पेट्रोलियम प्रोडक्ट वुड बी एप्लीकेबल फ्रॉम अ डेट टू बी रिकमेंडेशन बाय द जीएसटी काउंसिल, क्योंकि जीएसटी काउंसिल ही जो है सारे डिसीजंस लेता है, ठीक। टोबाको एंड टोबाको प्रोडक्ट वुड बी सब्जेक्टेड टू द सेंट्रल सीएसटी। इन एडिशन द सेंट्रल वुड बी कंटिन्यू टू लेवाइज सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। तो इन सब चीज़ों पे जो है सेंटर का पूरी तरह से कब्जा में है, ठीक। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो टैक्सेस आउट ऑफ यहाँ पे हम लोग देखते हैं जीएसटी काउंसिल। जो जीएसटी काउंसिल जो बनाया गया है, जीएसटी काउंसिल को जो है क्रिएटेड किया गया आर्टिकल 279A के तहत, जो कि हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी माना जाता है इसके अंडर, ठीक। और इसके कंपोजिशन अगर हम लोग देखें जीएसटी काउंसिल का, जो कि रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बोथ सेंटर एज वेल एज स्टेट्स है। चेयरमैन कौन होता है इसका? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर्स होता है। डिप्टी चेयरमैन कौन होता है? फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो है इसके डिप्टी चेयरमैन होते हैं।
और यूनियन मिनिस्टर जो है स्टेट का इंचार्ज ऑफ रेवेन्यू फाइनेंस में होते हैं, ठीक। और उसके साथ साथ जो है द मिनिस्टर इंचार्ज ऑफ फाइनेंस और द टैक्सेशन स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर, टू रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द यूटीज से भी जो है रहते हैं। तो ये सारे हमारे कंपोजिशन हो गए CGST वाला। अब देखते हैं कि वोटिंग, अगर कोई भी डिसीजंस अगर लेता है कि हाँ सेंट्रल GST इतनी होनी चाहिए, स्टेट GST इतनी होनी चाहिए, तो उसके लिए क्या होता है कि वोटिंग का रिक्वायरमेंट होता है GST काउंसिल में। एवरी डिसीजन इज टेकन बाय मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 3/4, 75% से लेस नहीं होनी चाहिए ऑफ द वेटेड वोट ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है। अगर कोई भी डिसीजंस लिया कि इतनी रेट होना चाहिए, सपोज एक एग्जांपल कि अगर सेंट्रल GST सपोज कि अगर 25% अगर लिया कि इतने परसेंटेज होना चाहिए, तो जितने भी मेंबर हैं उस काउंसिल में लगभग 75% का सहमति होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो वो नहीं इम्प्लीमेंट होगा, ठीक। तो वोट ऑफ अ सेंट्रल गवर्नमेंट हैव वेटेज ऑफ 1/3 ऑफ द टोटल वोट। वोट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट है वेटेड, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो वोट का जो वेटेड है वो 1/3 ऑफ टोटल वोट इसका वेटेज है, और स्टेट गवर्नमेंट का जो वोट का जो वेटेड है वो 2/3 जो है वेटेड है टोटल वोट के। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज इफेक्टिव वेटो, और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है कि इसका इफेक्टिव वेटो, जो वेटो पावर होता है ऑन ऑल डिसीजन ऑफ GST काउंसिल्स, ठीक है। तो वेटो पावर्स जो है यूज़ कर सकते हैं। अब हम लोगों ने GST नेटवर्क्स बना के रखा है जिसको GSTN बोला जाता है। एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि मॉनिटर करता है हमारे पूरे GST ट्रांजेक्शन्स को, ठीक। इट इज़ अ नॉन प्रॉफिट फुल्ली ऑन गवर्नमेंट कंपनी, जो कि फुल्ली तरीका से गवर्नमेंट कंपनी है। 50% इक्विटी ऑफ द कंपनी टू हेल्ड by a central government and the balance of 50% held by the various state and the union territory। सेंट्रल गवर्नमेंट जो लगभग 50% इक्विटी जो है इसके साथ रहता है, और 50% जो सारे स्टेट्स का और यूनियन टेरिटरी का जो है इसमें रहता है। तो GST नेटवर्क का बेसिकली काम क्या होता है, हमारे GST ट्रांजेक्शन्स को मॉनिटर करना, देखना, इंफ्रास्ट्रक्चर्स प्रोवाइड करवाना, तो यही वर्क होता है इसके, ठीक। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। फिर नेक्स्ट वीडियो से हम लोग स्टार्ट करेंगे नेशनल एंटी